लिखा नहीं है, लेकिन 2024 का एक क्वेश्चन आया है, वो भी राइट टू प्राइवेसी पर है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, पढ़ने से तो फिर आपको बहुत समझ में नहीं आएगा। ये है निजता, ये भी राइट टू प्राइवेसी पर है, निजता का अधिकार। ये IS 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के, ये रह गया टाइप होने से लगता है, प्री वाले तो टाइप हो गए, ये रह गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में, आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इसमें एक बात और जोड़ी गई है, इस संबंध में, इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के, एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए, पितृत्व को सिद्ध करने के लिए DNA परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। ये IS 2024 का क्वेश्चन था, इस बार आया है मेन एग्जामिनेशन में, इस बार आया है। तो एक पार्ट तो आसान है, ये वाला पार्ट, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। पहला पार्ट कह रहा है निजता का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। तो बताना है क्यों संरक्षित है। आप बताओगे निजता का अधिकार मनुष्य की गरिमा का, एक मनुष्य के सम्मान पूर्ण जीवन का एक अनिवार्य अंग है। अनुच्छेद 21 में मेनका गांधी के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार मानव गरिमा बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार शामिल है, और निजता के अधिकार के बिना मानवीय गरिमा की कल्पना नहीं की जा सकती। पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मानवीय गरिमा बनाए रखने के लिए मनुष्य की निजता आवश्यक है, प्राथमिक आवश्यकता है। जितनी गोपनीयता व्यक्ति अपने मामले में अपनाना चाहता है, उतनी गोपनीयता रखने का अधिकार उसे होना चाहिए, तभी वह सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार की सही व्याख्या मानी जाएगी। इसलिए न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित कर दिया। तो ये व्याख्या तो सिंपल सी है, ये तो हो जाएगी। अब ये कह रहा है, ये सेकंड पार्ट इसलिए पूछा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इस मामले पर। एक मुकदमा था और उस मुकदमे में बच्चे के DNA परीक्षण को लेकर के मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो जो पिता था वो DNA परीक्षण से बच रहा था, और इसके लिए वो अपनी राइट टू प्राइवेसी का हवाला दे रहा था कि भाई राइट टू प्राइवेसी हमारा अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार, निजता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम पितृत्व का, ये हमारे पितृत्व के अधिकार के परीक्षण के विरुद्ध है। या तो हमारी मर्जी से हो तो ठीक है, अगर हमारी मर्जी नहीं है तो हमारा DNA टेस्ट नहीं होना चाहिए। किस बात के लिए? पितृत्व के परीक्षण के लिए, पितृत्व सिद्ध करने के लिए। पितृत्व सिद्ध करने का मतलब है गर्भस्थ शिशु के, कि गर्भ में पल रहे शिशु का पिता कौन है, गर्भ में पल रहे शिशु का पिता कौन है। इस बात की जांच करने के लिए किसी पुरुष या जो पिता है, जो आरोपी जिसको बताया जा रहा है कि वो पिता है, उसके पितृत्व की जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि वो निजता के अधिकार के अंतर्गत संरक्षित है जब तक वह अनुमति ना दे। तो उसने इस बात का सहारा लिया, लेकिन न्यायालय ने इस बात की व्याख्या डिफरेंट तरीके से की। न्यायालय ने कहा कि यह बात सही है कि व्यक्ति का DNA परीक्षण होगा या नहीं, यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अगर बच्चे के भविष्य का प्रश्न है और बच्चे के हित से जुड़ा हुआ मामला है, तो यहाँ बच्चे के हित को प्राथमिकता दी जाएगी, बच्चे के भविष्य और उसके हित को प्राथमिकता दी जाएगी, और इसके लिए निजता के अधिकार को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसलिए बच्चे के भविष्य और बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए पितृत्व परीक्षण के लिए DNA टेस्ट कराया जा सकता है, DNA टेस्ट की अनुमति दी जा सकती है। तो न्यायालय ने यहाँ निजता के अधिकार के आधार पर जो DNA टेस्ट से बचने की कोशिश की जा रही थी, न्यायालय ने उसको उचित नहीं माना। न्यायालय ने कहा यहाँ बच्चे के हित और बच्चे के भविष्य का प्रश्न है, इसलिए DNA परीक्षण कराया जा सकता है। तो ये चूंकि समाचार पत्रों में छपा था, न्यायालय का ये जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट था आर्टिकल 21 को लेकर के और DNA टेस्टिंग को लेकर के। तो करंट से कैसे क्वेश्चन जुड़ते हैं, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, अब आपको मिलेगा कहाँ, बहुत आसान है। अगर आप न्यूज़पेपर के रीडर हो, मैंने कहा क्योंकि ये खबर मुझे याद है फ्रंट पेज पर छपी थी, फ्रंट पेज की सबसे पहली खबर थी ये हर न्यूज़पेपर में। तो अगर आप न्यूज़पेपर के अच्छे रीडर हो, और इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन में भी आया था, ये कई जगह आया था, एडिटोरियल भी लिखा गया था इस पर। तो अगर आप न्यूज़पेपर के अच्छे रीडर हैं, और मंथली मैगजीन्स ने भी इसको कवर किया था, इसके अलावा अगर आप मंथली मैगजीन भी एक पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। करंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो आसमान से नहीं आते, वो आसमान से नहीं गिरते। जो घटनाक्रम विगत एक वर्ष में विशेषकर थोड़ा बहुत होता है, कोई बहुत लीडिंग इवेंट होता है तो 5-6 महीने और पीछे चले जाइए, अदरवाइज पॉलिटी में तो 1 साल बहुत पर्याप्त होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 2028 में देना है, 2027 से पढ़ना शुरू कीजिए, ये मतलब नहीं है। करंट अफेयर्स आपको अभी से पढ़ना चाहिए। एक बात, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। आपके घर में जो भाई बहन या आपके दोस्त हैं, घर के सदस्य हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करते, उनको भी करंट की जानकारी तो होनी चाहिए। जो घटनाक्रम, करंट का मतलब क्या है, हमारे देश विदेश में जो घट रहा है उसी के बारे में हमारी जागरूकता। तो ये जागरूकता तो एक
पढ़े लिखे नागरिक के पास होनी चाहिए, आप एग्जाम दें या ना दें, आप एग्जाम दें या ना दें, तो ये जागरूकता तो सबके पास होनी चाहिए। तो इसलिए करंट पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज़पेपर नहीं आते, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन अवेलेबल है, सारे न्यूज़पेपर ऑनलाइन अवेलेबल है, मत मंगाइए ऑफलाइन, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन ले लीजिए। और ऑनलाइन तो सस्ते में भी मिल जाते हैं, पूरे एक एक वर्ष का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बहुत सस्ते में। जितना एक महीने 2 महीने की पेपर की कीमत होती है ऑफलाइन की, उतने में पूरा ऑनलाइन मिल जाता है। तो बहुत आसान है ऑनलाइन पेपर पढ़ना। तो ऑनलाइन लीजिए पेपर, ऑनलाइन पढ़िए, पेपर पढ़ना जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। और अगर पेपर पढ़ोगे तो अपने आप आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जो घटनाक्रम घट रहे हैं। अब कोई भी घटना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कनाडा अनावश्यक हमसे पंगा लिए पड़ा है भारत से, केवल वोट बैंक के चक्कर में, क्योंकि उसे सिखों का वोट चाहिए। वहाँ पे सिख वैंकूवर, टोरंटो जैसे जगहों पर बहुत भारी मात्रा में रहते हैं, वहाँ सारी सीटें सिख ही जीत करके जाते हैं। एक तरीके से वो मिनी पंजाब है कह लो, कनाडा का वो सारा क्षेत्र। उन्हीं के सहयोग से वर्तमान सरकार चल रही है कनाडा की। तो वोट बैंक के चक्कर में वो जो ट्रूडो है वो इतना पागल हो गया है कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत जैसे शांतिप्रिय देश से वो अनावश्यक पंगा लेने पर तुला हुआ है, जबकि अल्टीमेटली नुकसान उसी का होगा। वो भारत का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, अल्टीमेटली लॉस उसी को होगा। लेकिन राजनीति कहाँ इतने बड़े लाभ हानि के बारे में सोचती है। राजनेता तो बहुत शॉर्ट साइटेड होता है, बहुत संकीर्ण दृष्टि का होता है, छोटे सोच का होता है, स्वार्थी होता है ना। तो ट्रूडो बेहद स्वार्थी नेता है वहाँ का, वो भी स्वार्थी, उसका पिता भी स्वार्थी था। जब उसके पिता वहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो भी बेहद स्वार्थी नेता था, ये भी स्वार्थी है। तो पूरी वो वंश परंपरा ही स्वार्थी लोगों की है। तो अब कनाडा से भारत के क्या तनाव हैं ये आपको तो वैसे भी जानना चाहिए, वैसे भी पता होना चाहिए कि तनाव का रीज़न क्या है, क्यों अनावश्यक झगड़े हो रहे हैं, क्यों अनावश्यक विवाद हो रहे हैं, पंगेबाजी हो रही है। अमेरिका जैसे देशों के लिए मुसीबत हो जा रही है, क्योंकि अमेरिका भारत का भी दोस्त है और कनाडा का तो बहुत पुराना दोस्त है। भारत का तो नया नया दोस्त है, अमेरिका बहुत पुराना दोस्त नहीं है, क्योंकि पहले तो अमेरिका भारत का दुश्मन हुआ करता था 90 के पहले। लेकिन 90 के बाद चीज़ें बदली और अब धीरे धीरे अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते मीठे होते चले गए। कितने मीठे होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल अच्छे रहे हैं। अभी 31 ड्रोन, प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार हो गया है। खतरनाक किस्म के ड्रोन है, सबसे खतरनाक ड्रोन माने जाते हैं। तो ये सब मेरे कहने का आशय ये है, ये एग्जाम्पल देने का आशय ये है कि जो भी घटनाक्रम हमारे आसपास घटते हैं, हमारी उन घटनाक्रम पर वैसे भी निगाह होनी चाहिए, वैसे भी हमें पता होना चाहिए। हम एग्जाम दें या ना दें, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के बारे में, अपने देश से दूसरे देशों के संबंधों के बारे में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं पता होना चाहिए। मालदीव के साथ भारत के रिलेशन बेहद खराब हुए, क्योंकि मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, हालांकि अब घुटनों के बल आ गया, अब दोस्ती निभा रहा है, लेकिन उस समय इंडिया आउट कैंपेन चलाया। तो जब इंडिया आउट कैंपेन चलाया तो हमको भी मालदीव से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए थी, तो हमने भी दूरी बनाई। ईज माई ट्रिप जैसी कंपनियां हैं, मतलब मैं तो सैल्यूट करता हूं उनके ओनर को। ईज माई ट्रिप जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने मालदीव के सारे ट्रिप ही कैंसिल कर दिए अपनी तरफ से जितनी बुक की थी, और सबके पैसे रिफंड कर दिए। बोले नुकसान की भरपाई मेरी, ये जजमेंट मेरा है, ये डिसीजन मेरा है, क्योंकि भारत के हित के अगेंस्ट कुछ नहीं। ऐसे ऐसे भी राष्ट्रवादी लोग हैं इस देश में, तो उन्हीं की बदौलत ये देश चल रहा है। बाकी तो नासूर भी बहुत है इस देश में, जो इस देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने और नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही राष्ट्रवादियों की बदौलत देश जिंदा है, चल रहा है। तो ये सारे घटनाक्रम तो हमें वैसे भी पता होने चाहिए जो हमारे आसपास घटित हो रहे हैं। एनीवे, तो ये फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन थे। मैंने देखा आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर किए हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यूपीएससी ने क्वेश्चन कमजोर बनाए थे, क्वेश्चन खराब बनाए थे, या आपका नॉलेज लेवल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आप ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। तो अब यूपीएससी से तो ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि यूपीएससी बहुत बेकार किस्म का क्वेश्चन बनाएगा। यूपीएससी तो अपनी समझ से अच्छे ही क्वेश्चन बनाएगा और स्तरीय क्वेश्चन बनाएगा। आप आंसर सही कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास पॉलिटी की एक अच्छी खासी समझ धीरे धीरे विकसित हो रही है और विकसित होती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब पॉलिटी का लेक्चर धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। नेक्स्ट वीक पॉलिटी की लास्ट क्लास होगी, पॉलिटी का बैच खत्म हो जाएगा। इतने दिनों से हम और आप पॉलिटी के साथ चल रहे हैं, 100 से अधिक घंटे हो गए हमको आपको साथ पढ़ते और पढ़ाते। इतना लंबा समय मैंने इसलिए लिया क्योंकि नॉर्मली दूसरे प्लेटफॉर्म पर तो पॉलिटी के लेक्चर 60 घंटे 70 घंटे में ही खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन मैंने ये लंबा समय इसलिए लिया क्योंकि सारे आप बच्चे नए होते हैं, आपको बेसिक्स नहीं पता होती हैं। तो बेसिक से लेकर के और मैक्सिमम जो अपडेशन अब तक का है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, वो सारा डायमेंशन आपके लिए कवर हो जाए। रेस्ट जो करंट अफेयर से चीज़ें बचेंगी, वो करंट अफेयर्स की चीज़ें आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। पीडब्ल्यू ने एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, उसमें आपको मैगजीन तो मंथली अपलोड होती ही है, उस मंथली मैगजीन के साथ मैगजीन के वीडियो भी अपलोड होने लगे हैं। 2 मंथ के वीडियो अपलोड हुए हैं, तो उसमें पॉलिटी सेक्शन मैंने अपलोड किया है, पॉलिटी गवर्नेंस सिक्योरिटी जैसे सेक्शन मैंने अपलोड किया है। वहाँ पर भी मैंने कॉन्सेप्ट को ही फोकस करके रखा है कि जो टॉपिक मैगजीन में कवर किया गया है, फैक्ट तो आपको मैगजीन पढ़ने से मिल ही जाएंगे, तो हम आपको फैक्ट क्यों पढ़ाएं। हमने आपको कॉन्सेप्ट वहाँ समझाया है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जिससे कि आप उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझें। बाकी जो फैक्ट आदि की चीज़ें हैं वो आप मैगजीन से कवर कर लीजिए। इस तरीके से आपका जो मंथली करंट अफेयर है वो आपका मंथ वाइज कवर होता जाएगा। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग में अगर कहीं कोई चीज़ स्किप कर गई है, कहीं कोई छूट गई है, तो वो कवर हो जाएगी और डिटेल में यहाँ पर आप उसे कवर कर लेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपके इस आंसर को देख करके कि आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया। अब हम लोग अपनी अपनी अगली यूनिट शुरू करते हैं, और हम लोगों की अगली यूनिट है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ
स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको डीपीएसपी के नाम से पुकारते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन करता है, डीपीएसपी के बारे में वर्णन करता है। क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किस रूप में वर्णित किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के लिए हैं। कौन है राज्य? आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य का अर्थ है, आर्टिकल 12 में वर्णित राज्य राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं। तो राज्य कौन है? आर्टिकल 36 कहता है, यानी पहला आर्टिकल कहता है कि राज्य का अर्थ है, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में जो राज्य वर्णित हैं वे हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य के रूप में किन्हें लिखा गया है? भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, ये स्टेट के रूप में डिफाइन किए गए हैं। तो ये नीति निर्देशक तत्व किनके लिए हैं? इन्हीं के लिए हैं, इन्हीं के लिए हैं, राज्य के लिए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका मतलब क्या है? नीति का मतलब जानते हो आप, निर्णयों का समूह होता है। नीति के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जब गवर्नेंस के लेक्चर शुरू करेंगे तो वहां हम लोग नीति, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, सरकारी नीति, इन सब की बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। संक्षेप में हम ये जानते हैं कि सरकार अपने कामकाज नीतियों के माध्यम से करती है। जैसे शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा नीति बनाई गई है, बेहतर स्वास्थ्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य नीति बनाई गई है, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए पर्यावरण नीति बनाई गई है। सरकारी नीतियां बनाती हैं। नीतियां बहुत सारे निर्णयों का समूह होती हैं, सेट होती हैं। सरकारें इन्हीं नीतियों को बना करके लागू करती हैं, इन्हीं के माध्यम से जनता के हितों के लिए कार्य करती हैं। तो जब राज्य नीतियां बनाएगा, कौन सा राज्य? आर्टिकल 12 वाला राज्य, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, लोकल बॉडीज और अदर बॉडीज, जब ये नीतियां बनाएंगे तो इन नीतियों के लिए ये ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे तत्व हैं जो इनका मार्गदर्शन करते हैं, उनके लिए निदेशक हैं, राज्य का मार्गदर्शन करने वाले तत्व हैं। जब इसका मतलब है कि जब हमारे देश में सरकारी नीतियां बनाएंगी तो नीतियां बनाने के दौरान सरकारों को कुछ मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। हमारा संविधान सरकारों को नीतियां बनाने के दौरान कुछ मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्यों? इसलिए प्रदान करता है जिससे नीतियां कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए बनाई जा सकें, जनता का हित हो, जनता का कल्याण हो, इसके लिए नीतियां बनाई जा सकें। इसका अर्थ है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, इस उद्देश्य के लिए नीतियां बनाई जा सकें। तो भाग 4 अर्थात डीपीएसपी उन्हीं मार्गदर्शनों का वर्णन करता है, उन्हीं निर्देशों, डायरेक्टिव्स का वर्णन करता है जो राज्य के द्वारा एक कल्याणकारी भावना से कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसे तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करके राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसका अर्थ यह है कि वह भाग 4 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है, उसे इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, और भाग 4 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है, तो भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाएगा। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है ये नीति निर्देशक तत्व। इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया है। हमने डेमोक्रेसी को एक फिलॉसफी के रूप में अपनाया है, एक दर्शन के रूप में अपनाया है। डेमोक्रेसी एक फिलॉसफी के रूप में है। इसका मतलब क्या है? वैसे तो लोकतंत्र को हम सरकार की प्रणाली के रूप में जानते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है कि हमने सरकार चुन ली और बहुमत के आधार पर सरकार बनाई और चलाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि सरकार बहुमत के आधार पर बनाई और चलाई जा रही है। लेकिन डेमोक्रेसी केवल सरकारों के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे संगठनों के लिए है। इसका मतलब यह है कि हम परिवार में ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें एक व्यक्ति का निर्णय न थोपा जाए, बल्कि परिवार के सदस्यों की बहुमत से राय लेकर के निर्णय लिया जाए, बहुमत से राय लेकर के कार्य किया जाए। तो ये फैमिली में डेमोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेटिक फैमिली हो गई। जब हम समाज में, अपने समूह में, अपने समाज में रहते हैं और वहां पर किसी विषय का समाधान करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो अगर बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं तो वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो गई कि भाई हम बहुमत के आधार पर कार्य कर रहे हैं। अगर हम किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं तो उस संगठन में एक तरीका तो यह है कि जो ऊंचा बैठा हुआ मैनेजर है, ऊंचे पदों पर बैठा हुआ मैनेजर है, वो अपनी मर्जी से निर्णय ले ले, ज्यादातर यही करता है वो। लेकिन अगर वो मैनेजर सबसे पूछे, सबकी सहमति ले और जो बहुमत की राय हो वही निर्णय ले, तो वो अच्छा मैनेजर होगा, उसे डेमोक्रेटिक लीडर कहा जाएगा, उसे डेमोक्रेटिक मैनेजर कहा जाएगा। इसको मैनेजमेंट की भाषा में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में आधुनिक विचार है। तो जो डेमोक्रेसी है, मोटे तौर पर तो डेमोक्रेसी हमने पढ़ा कि भाई वो सरकार चलाने का एक ढंग है, सरकार चलाने का एक तरीका है। लेकिन वास्तव में डेमोक्रेसी एक फिलॉसफी है जो केवल सरकार चलाने का तरीका नहीं है, बल्कि वो जीवन दर्शन है। और यह जीवन दर्शन परिवार से लेकर के परिवार, समाज, संगठन, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, और सरकार तक सभी के जीवन को अनुप्राणित करता है, सभी को प्रेरणा प्रदान करता है और सभी को एक प्रोग्रेसिव तरीके से, प्रगतिशील तरीके से कार्य करने का अवसर देता है। तो जो हमारे डीपीएसपी हैं, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो ऐसी ही भावना को समाहित किए हुए हैं अपने अधीन। ग्रेनवेल ऑस्टिन कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के दस्तावेज हैं। ग्रेनवेल ऑस्टिन का कहना है।
सामाजिक क्रांति के दस्तावेज हैं। सामाजिक क्रांति के दस्तावेज हैं, इसका अर्थ क्या है? क्रांति का मतलब है तेजी से होने वाले बदलाव, तीव्र गति से होने वाले परिवर्तनों को क्रांति की संज्ञा दी जाती है। जो द्रुत गति से परिवर्तन आते हैं, तीव्र गति से परिवर्तन आते हैं। तो जब यहां पर सामाजिक क्रांति के दस्तावेज की बात की ग्रेनविल ऑस्टिन ने, तो सामाजिक क्रांति के दस्तावेज का अर्थ हो गया कि समाज में होने वाले तीव्र परिवर्तनों से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि अगर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते हैं तो हमारा जो सामाजिक ढांचा पहले था, जो सामाजिक संरचना पहले थी, उसमें बहुत तेज परिवर्तन आएंगे और बड़े सकारात्मक और बड़े प्रभावी परिवर्तन आएंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के कल्याणकारी और प्रगतिशील उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। लेकिन आर्टिकल 37 ये कहता है कि ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। राज्य के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि अगर सरकारें नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करती हैं तो नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करने पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अगर कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करती है, अगर कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए पहल नहीं करती है, तो ऐसी किसी भी दशा में न्यायालय में राज्य के ऊपर मुकदमेबाजी नहीं की जा सकती, मुकदमा दायर नहीं हो सकता। राज्य को नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता न्यायालय के द्वारा। अर्थात नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। क्यों नहीं बनाया गया बाध्यकारी? और बाध्यकारी नहीं है तो फिर इनका मतलब, तो इनका अर्थ क्या है? दोनों बातों का जवाब देते हैं। बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया? पहली बात, बाध्यकारी इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हमें अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। जैसे उदाहरण के लिए नीति निर्देशक तत्व था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो भाई निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अगर देनी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पूरे देश में, तो खूब पैसा चाहिए, स्कूल चाहिए, उतने किताबें चाहिए, ड्रेस चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इतना पैसा होना चाहिए तभी तो हो पाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो बिना संसाधनों के ये कार्य नहीं किए जा सकते। आज़ादी के बाद भारत बेहद गरीब देश था, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, इसलिए यह राज्यों के नैतिकता पर छोड़ दिया गया कि राज्य धीरे धीरे संसाधन एकत्र करेंगे, धीरे धीरे पैसा एकत्र करेंगे और जैसे जैसे संसाधन एकत्र होते जाएंगे वो एक एक नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते चले जाएंगे। इसलिए यह राज्यों की नैतिकता पर छोड़ दिया गया और राज्यों के लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया। पहली बात। दूसरी बात, अब अगर राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया, इसके लिए न्यायालय में मुकदमेबाजी नहीं हो सकती, तो राज्य न माने तो इस बात का दो जवाब है। पहला जवाब आर्टिकल 37 कहता है। आर्टिकल 37 कहता है कि यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी ये शासन में निहित मूलभूत तत्व हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं ये शासन के निहित। ये शासन में निहित मूलभूत तत्व हैं जिनकी अपेक्षा अच्छे शासन की स्थापना के लिए की जाती है। तो ये शासन में निहित मूलभूत तत्व हैं, अतः सरकारों से यह अपेक्षा होगी कि वे इन्हें अवश्य लागू करें, क्योंकि ये शासन में निहित मूलभूत तत्व हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। ये शासन में निहित फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, मूलभूत तत्व हैं, इसलिए सरकारें इन्हें अवश्य लागू करेंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि शासन में निहित मूलभूत तत्व कौन से हैं, ऑप्शन दे दिया गया, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। ज्यादातर बच्चों ने फंडामेंटल राइट लगा दिया, आंसर गलत हो गया। आर्टिकल 37 की भाषा साफ साफ कहती है कि ये शासन में निहित मूलभूत तत्व हैं जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा, यानी यह राज्य के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी है, यह राज्य का नैतिक कर्तव्य है। न करें तो डॉक्टर अंबेडकर से सवाल पूछा गया कि भाई राज्य ने नहीं किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि अगर राज्य इनका पालन नहीं करेंगे तो हर 5 साल में चुनाव होगा और चुनाव के माध्यम से सरकारों को जवाब देना होगा। क्योंकि अगर हमारी सरकारें कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए काम करेंगी तो नीति निर्देशक तत्व तो इतने विस्तार से लिखे गए हैं, इतने विस्तार से बनाए गए हैं कि किसी न किसी नीति निर्देशक तत्व को पूरा किया जाएगा। कोई ना कोई नीति निर्देशक तत्व अनिवार्य रूप से लागू होगा, कोई ना कोई नीति निर्देशक तत्व अनिवार्य रूप से लागू होगा अगर सरकारें लोगों के हित के लिए सोचेंगी और लोगों के हित के लिए कार्य करेंगी तो। और अगर सरकारें लोगों के हित के लिए नहीं सोचेंगी और नहीं कार्य करेंगी तो 5 साल बाद किस आधार पर लोगों से वोट मांगने जाएंगी, किस नैतिकता के आधार पर लोगों से वोट मांगने जाएंगी। इसलिए आने वाले इलेक्शन में सरकारें लोगों से वोट मांग सकें, इसके लिए वे इस बात को अवश्य दिखाएंगे कि उन्होंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए, रोजगार के लिए इत्यादि इन सभी क्षेत्रों के लिए उन्होंने लोगों के लिए कुछ न कुछ कार्य किया है। और अगर सरकारें कुछ भी करेंगी इन तमाम क्षेत्रों के लिए तो वो किसी न किसी नीति निर्देशक तत्वों का पालन करेंगे, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व इतने व्यापक तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सरकारों को जनता के सामने जवाब देना होगा अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया जाएगा तो। यानी अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम सरकारों पर दबाव बनाए रखें जिससे सरकारें नीति निर्देशक तत्वों का पालन करती रहें। यही डेमोक्रेटिक पैटर्न है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमने यह व्यवस्था अपनाई है, इस रूप में नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है। और यही कारण है कि हमने नीति निर्देशक तत्वों का कॉन्सेप्ट लिया है आयरलैंड के संविधान से। लेकिन आयरलैंड के संविधान में केवल एक अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व लिखा है, आर्टिकल 45 में वहां पर, और केवल 8 नीति निर्देशक तत्व, केवल 8 नीति निर्देशक तत्व लिखे गए हैं वहां पर, 8 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। जबकि हमारे देश में 8 नीति निर्देशक तत्व, इससे ज्यादा तो केवल आर्टिकल 39 में लिखे हैं, केवल एक अनुच्छेद में लिखे हैं। और हमारे यहां आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच, जिसमें 36 राज्य है,
37 नेचर है, इसकी प्रकृति है, और आर्टिकल 38 से लेकर के 51 के बीच लगभग 18 अनुच्छेदों में हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्वों का व्यापक वर्णन किया गया है, और एक एक अनुच्छेद में अनेक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, जबकि आयरलैंड के संविधान में टोटल 8 नीति निर्देशक तत्व ही लिखे गए हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं दूसरे देशों से, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। उधार का बोरा नहीं है हमारा संविधान, हमने कॉन्सेप्ट लेकर के उसको अपने परिस्थिति के अनुसार ढाला है, नए तरीके से डिजाइन किया है, और उसे हमने संविधान में जगह दी है। नीति निर्देशक तत्वों के लक्षण हालांकि ब्रिटिश काल में भी पहले से दिखते रहे। जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट आई थी, 1935 का अधिनियम जब बनाया गया था तो उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था, तो ये सब नीति निर्देशक तत्वों के तरीके से ही दिए जाने वाले निर्देश थे। यानी इनकी शुरुआत, इनके लक्षण ब्रिटिश काल में ही उत्पन्न होने लगे थे, लेकिन व्यापक रूप में एक कल्याणकारी राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान हमने संविधान बनाने में शामिल किया है, आयरलैंड की प्रेरणा से, आयरलैंड के संविधान की प्रेरणा से। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है नीति निर्देशक तत्वों का। तो पहले लिखो इतना, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो लिखो पहले नीति निर्देशक तत्वों का महत्व लिखो। पहले आर्टिकल 36 लिखा ही दिया है मैंने, महत्व लिखो। लिखो नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्माण के लिए, नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्माण के लिए संविधान के द्वारा, राज्य की नीतियों के निर्माण के लिए संविधान के द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। संविधान के द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। भाग 4 यह सुनिश्चित करता है, भाग 4 यह सुनिश्चित करता है कि सरकारें सदैव कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए, सरकारें सदैव कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए कार्य करती रहें। पैरा चेंज करके लिखो। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। न्याय, समता, बंधुता, न्याय, समता, बंधुता जैसे आदर्शों की प्राप्ति, न्याय, समता, बंधुता जैसे आदर्शों की प्राप्ति नीति निर्देशक तत्वों के, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के माध्यम से ही की जा सकती है। अतः ये राज्य के ऊपर, अतः यह राज्य के ऊपर सकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं, राज्य के ऊपर सकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने, पैरा चेंज करके लिखो, ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के दस्तावेज कहा है। नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति के दस्तावेज कहा है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर, नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं या तीव्र परिवर्तन लाए जा सकते हैं। समाज में तीव्र परिवर्तन या क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तीव्र परिवर्तन या क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब लिखो प्रकृति, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, आर्टिकल 37, हेडिंग लिखो नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37। इस अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, लागू नहीं कराए जा सकते, इन्फोर्सेबल, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या न्याय योग्य नहीं है, या न्याय योग्य नहीं है। अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए, अर्थात इन्हें लागू करवाने के लिए या इनके उल्लंघन पर, इन्हें लागू करवाने के लिए या इनके उल्लंघन पर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, न्यायालय में वाद मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता।
न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए विधिक बाध्यता नहीं रखते। इस प्रकार नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए विधिक बाध्यता नहीं रखते, कानूनी बाध्यता नहीं रखते। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए कानूनी बाध्यता नहीं रखते। पहला चेंज करके लिखो। फिर भी आर्टिकल 37 के अनुसार ये शासन में निहित मूलभूत तत्व हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। फिर भी आर्टिकल 37 के अनुसार ये शासन में निहित मूलभूत तत्व हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। अतः इनका पालन करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। इनका पालन करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। इस प्रकार नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए मात्र नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। राज्य के लिए मात्र नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। पैरा चेंज करके लिखो। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे राज्य के ऊपर नैतिक रूप से बाध्यकारी होने पर इसके उल्लंघन की संभावनाओं से इनकार किया। उल्लंघन की संभावनाओं को अस्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि सरकारें इनका पालन नहीं करेंगी तो प्रति 5 वर्ष पर निर्वाचनों के माध्यम से उन्हें जनता के सामने जवाब देना होगा। प्रति 5 वर्ष पर जनता के सामने जवाब देना होगा। तो ये हो गया नीति निदेशक तत्वों का महत्व और प्रकृति। अब लिखो स्रोत लिखो। नीति निदेशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। यद्यपि भारत में अपनाए गए नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान की तुलना में अत्यंत व्यापक हैं। पैरा चेंज करके लिखो। इसके अतिरिक्त भी ब्रिटिश काल में अनेक ऐसे कदम उठाए गए जहां नीति निदेशक तत्वों के लक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं। नीति निदेशक तत्वों के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट नेहरू रिपोर्ट, दूसरा पॉइंट सप्रू रिपोर्ट, तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट, तीसरा पॉइंट 1935 के अधिनियम में वर्णित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वायसराय के द्वारा गवर्नरों को दिए जा सकते थे।
इत्यादि वायसराय के द्वारा जो गवर्नर को दिए जा सकते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ब्रिटिश काल में ऐसे ऐसे कदम थोड़े बहुत उठाए गए। इससे पहले भी 1913 में भारतीयों की शिक्षा पर व्यय का प्रावधान किया गया था। तो कुछ ऐसे ऐसे कदम थे अंग्रेजी काल के दौरान जिनको हम ये कह सकते हैं कि वे नीति निर्देशक तत्वों जैसे थे। नेहरू रिपोर्ट, सप्रू रिपोर्ट, इन सब में सरकार के दायित्वों का वर्णन किया गया। जब जब हम सरकार के दायित्वों की बात करते हैं, सरकार के कर्तव्यों की बात करते हैं, तो वो नीति निर्देशक तत्वों जैसे ही प्रावधान होते हैं, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में हमने लिखा कि ये सरकार के ऊपर सकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं, अर्थात सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सरकार को लोगों के हित के लिए क्या करना चाहिए। तो ये जहां जहां भी सरकार के दायित्व की बात होगी, जहां जहां भी सरकार के कर्तव्य की बात होगी, या कुछ अच्छा करने के लिए निर्देश देने की बात होगी, तो वहां वो सारे निर्देश, वो सारे दायित्व हमेशा डीपीएसपी के नेचर में ही स्वीकार किए जाएंगे। अब ये तो एक सामान्य सी चर्चा हो गई डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी से रिलेटेड तमाम तरीके के इश्यूज भी हैं, मुद्दे भी हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे बड़ा मुद्दा है, डीपीएसपी में वर्णित है, आज तक लागू नहीं हुआ। इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे विवाद हैं, उन सब की चर्चा करेंगे हम लोग। इसके अलावा मूलाधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भी एक समय में विवाद रहा, एक समय में काफ़ी विवाद था, धीरे धीरे वो विवाद डाइल्यूट हुए, अब दोनों के बीच एक बेहतर संबंधों का निर्माण किया गया है। तो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें वेरिएबल रही हैं, इन सब इशूज़, इन सब मुद्दों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उन मुद्दों की चर्चा करने से पहले कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किए गए हैं, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 38 से नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि 36 और 37 तो जनरल चीज़ें हैं। 36 में बताया गया राज्य क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो राज्य कौन होंगे। राज्य का मतलब आर्टिकल 36 कहता है, राज्य का मतलब आर्टिकल 12 में लिखे गए राज्य। तो 12 में भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़। 37 कहता है कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होंगे, केवल नैतिक रूप से बाध्यकारी होंगे राज्य पर। फिर 38 से आगे चल करके नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधानों की शुरुआत हो जाती है। आर्टिकल 38 कहता है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें एक ऐसा सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाए जिसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, इसी से पता चलता है कि हमने वेलफेयर स्टेट अपनाया है। जो पहला अनुच्छेद है हमारा, वही कहता है कि राज्य का उद्देश्य पब्लिक वेलफेयर का प्रमोशन होगा, कि स्टेट का पहला काम होगा कि वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए, देश में एक ऐसा ढांचा तैयार करे, सामाजिक ढांचा तैयार करे जिसमें लोक कल्याण की वृद्धि की जा सके, पब्लिक वेलफेयर का प्रमोशन हो। ऐसी सामाजिक व्यवस्था बने जिसमें लोक कल्याण की वृद्धि हो, जिसमें लोगों का अधिक से अधिक कल्याण निहित हो। यानी हम वेलफेयर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, वेलफेयर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आर्टिकल 38 के माध्यम से। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। दो बातें, पब्लिक वेलफेयर बढ़े, पब्लिक वेलफेयर का प्रमोशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित सधे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। और जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, हमारे देश में जितनी संस्थाएं बने, सरकारी हो, निजी हो, जो भी संगठन बने, जो भी संस्थाएं बने, उनको प्रेरणा कहां से मिले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से मिले। अनुप्राणित करें, प्रेरित करें, ऑक्सीजन सप्लाई करें। तो जितनी भी संस्थाएं बने, उन संस्थाओं में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना पहला लक्ष्य हो, यह सुनिश्चित किया जाए। यानी हर संस्था सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे, हर संस्था आर्थिक न्याय को बढ़ावा दे, हर संस्था राजनीतिक न्याय को बढ़ावा दे। एक ऐसी व्यवस्था हमें निर्मित करना चाहिए। पहली बात कही गई आर्टिकल 38 में। दूसरी बात, आर्टिकल 38 कहता है कि आय की असमानता में कमी लाई जाए। देखो, आय की असमानता तो समाप्त हो नहीं सकती। जो ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा कमाएगा, जो कम मेहनत करेगा कम कमाएगा, जो ज्यादा योग्य होगा वो ज्यादा आय अर्जित करेगा, जो कम योग्य होगा कम आय अर्जित करेगा। योग्यता के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, तमाम बातें। तो आय की असमानता को हम पूरी तरह से खत्म तो कभी नहीं कर सकते, यह विचार तो व्यावहारिक नहीं होगा, लेकिन हाँ, आय की असमानता में हम कमी अवश्य ला सकते हैं। आय की असमानता में कमी ला सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है, और जो कम कमाने वाले लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, ज्यादा कमाने वाले और कम कमाने वाले के बीच बहुत ज्यादा अंतर ना हो। आय की असमानता में कमी लाने का मतलब है कि जो ज्यादा कमाते हैं और जो कम कमाते हैं, उनके बीच बहुत गैप ना हो। ऐसा ना हो कि एक आदमी 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है और दूसरा 1 लाख 2 लाख पर सालाना पर ही लटका पड़ा हुआ है, तो ये तो गलत होगा। ये आय की असमानता कम करनी पड़ेगी, ये ठीक नहीं है। कम कमाने वाले, न्यूनतम कमाई करने वाले और अधिकतम कमाई करने वाले के बीच बहुत गैप नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत गैप है तो हमें इसे कम करना पड़ेगा। कैसे कम करना पड़ेगा? सरकार नीतियां बनाए इसके लिए, सरकार इसके लिए पॉलिसी बनाए, सरकार इसके लिए कानून बनाए, और कानून बना करके, पॉलिसीज बना करके यह सुनिश्चित करे कि इस असमानता को हम कम करें। दूसरी ओर
प्रतिष्ठा, स्टेटस, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना। प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर, इनकी असमानता तो बिल्कुल ना हो। स्टेटस की असमानता नहीं होनी चाहिए। स्टेटस की असमानता का मतलब क्या है? स्टेटस की असमानता का मतलब है समाज में किसी को ऊंचा स्टेटस दिया जाता है, जैसे जाति के आधार पर हम ऊंचा और नीचा स्टेटस देते रहे हैं समाज में। आय के आधार पर भी ऊंचा नीचा स्टेटस दिया जाता है। जिसकी इनकम अच्छी होती है उसको समाज में बड़ा आदमी मानते हैं, जिसकी इनकम कम होती है उसको छोटा आदमी मानते हैं। ये जो बड़ा छोटा मानने वाला भाव है अलग अलग आधारों पर, ये स्टेटस की असमानता है। इसको खत्म करना है, इसको समाप्त करना है। सुविधाओं की असमानता खत्म करनी है। सुविधाओं की असमानता का मतलब है किसी के पास पढ़ने की सुविधा है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास स्वास्थ्य की सुविधा है, किसी के पास नहीं है। बीमारी के लिए इलाज कराने की सुविधा है, किसी के पास नहीं है। तो जो सुविधाओं की असमानता है, सुविधाओं की असमानता को भी खत्म करना है, समाप्त करना है। और अवसर की असमानता, अपॉर्चुनिटीज, किसी के पास बहुत अच्छे अवसर हैं जीवन जीने के, किसी के पास जीवन जीने के अच्छे अवसर नहीं है। किसी के पास आजीविका चुनने के बहुत ज्यादा अवसर हैं, किसी के पास आजीविका चुनने के अवसर नहीं है। तो ये जो असमानताएं हैं, इन असमानताओं को पूरी तरह खत्म करना है, पूरी तरह समाप्त करना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आय की असमानता में कमी लाना है। राज्य ये देखे, ये सब राज्य का कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है राज्य का, लेकिन राज्य का कर्तव्य है कि आय की असमानता में कमी लाए, प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसर की असमानता को खत्म करे। ये बात अलग है कि नहीं कर पाया है, भाई सरकारें नहीं कर पाई हैं। आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक जो देश के मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं वो मिनिमम लोगों के हाथों में है। 56% रिसोर्सेज 1% लोगों के पास है। इस देश के 50% से ज्यादा रिसोर्स, 50% से ज्यादा संसाधन केवल 1% लोगों के पास है, 56% लगभग। बचे जो 44% रिसोर्स हैं इस देश के, वो 99% लोगों में बटे हैं। आज की स्थिति है। ये एक दो दिनों की बात नहीं है, ये शुरुआत से हमने जो पॉलिसीज बनाई और आज तक हमने लागू की, उन पॉलिसीज का परिणाम है ये कि जो आय की असमानता है वो इतनी गहरी है, वो कम नहीं हो पाई। प्रतिष्ठा की असमानता, समाज में जाति के आधार पर ऊंच नीच आज भी है, पैसे की कमाई के आधार पर ऊंच नीच आज भी है, खूब है। अब तो जातिगत और ज्यादा बांटने की बात की जा रही है, जातिगत जनगणना करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति अति पिछड़ा, मतलब इतना इतना पिछड़ा घोषित करेंगे कि क्या कहें। तो पिछड़े पिछड़ा, पिछड़े पिछड़े पिछड़ा, तो अब जब इतना तुम पिछड़ा पिछड़ा करोगे तो व्यक्ति अगला कहाँ रह जाएगा, बराबर की बात कहाँ रह जाएगी, इतना पिछड़ा 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 करोगे तो। लेकिन अब युग ही इसी चीज़ का है, राजनीति की करवट यही है। राजनीति यही करती है, लोगों को भी मजा आता है इसी में कि हमको पिछड़ा घोषित कर दो, हम अगड़े नहीं होना चाहते, हम आगे नहीं जाना चाहते, पिछड़े बने रहना चाहते हैं। तो अब ठीक है, जैसी सोच वैसा प्रतिफल, वैसा परिणाम, सोच के अनुसार ही परिणाम मिलेगा। तो प्रतिष्ठा, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो अन्य आधारों पर हो, आज भी भेदभाव है। सुविधा, आज भी सबको उचित सुविधाएं नहीं है। समाज का एक वर्ग ऐसा है जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, पढ़ने के लिए तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का जो अनिवार्य अधिकार दिया गया है, वह भी व्यवहार में सभी के लिए लागू नहीं है। जो वंचित वर्ग हैं, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे हैं, वो आज भी पढ़ने की सुविधाओं से पूरी तरीके से वंचित हैं। अपॉर्चुनिटीज़, अवसर, आगे बढ़ने के अवसर सभी के लिए एक समान नहीं है, सीमित अवसर हैं। पढ़ाई इतनी महंगी है, हायर स्टडीज़ बहुत महंगी हैं। नतीजा ये है कि अगर आप संपन्न घराने के हैं तभी आप हायर स्टडीज़ की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा आप कल्पना नहीं कर सकते। एजुकेशन लोन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप समृद्धशाली हैं तभी एजुकेशन लोन भी आपके लिए ठीक है। एजुकेशन लोन लेकर के एक सीमित पढ़ाई ही आप कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के बाद कमाई करके लोन चुकाना भी पड़ेगा। अभी कुछ वर्ष पहले एजुकेशन लोन जिस बच्चे ने लिया, उस बच्चे के परिवार पर लोन लेने वाले बैंक ने इतना दबाव डाला कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया पहले, कि उसकी वजह से उसके माता पिता प्रताड़ित हो रहे हैं। और जब बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो माता पिता ने खुद सुसाइड कर लिया, पूरा परिवार, इसी एजुकेशन लोन की वजह से। और एजुकेशन लोन इसलिए लिया था जिससे बच्चे को हायर एजुकेशन दिला सकें, क्योंकि पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम इतना घटिया है इस देश का। सुधार हुए हैं, बैंकिंग रिफॉर्म पहले से तो बहुत हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पहले से सुधार हुए हैं, पहले से सुधार खूब हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बैंकिंग सिस्टम इतना घटिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी है एक बैंक को कि खबरदार, अगर तुमने रिकवरी एजेंट किसी के घर भेजा तो, गुंडे पाल रखे हैं तुमने और उन गुंडों को रिकवरी एजेंट का तुमने नाम दे रखा है, और ये गुंडे जाकर के लोगों को डराते धमकाते हैं। ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कुछ बैंकों को कि तुम लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम पैसों की रिकवरी के नाम पर तुमने गुंडे पाल रखे हैं। अगर किसी ने 1-2 महीने तुम्हारी ईएमआई नहीं दी तो घर लेकर भागा तो नहीं जा रहा ना, वो घर ले जाकर के समंदर में तो डुबो नहीं रहा है, उसका घर है, मकान है, जमीन है, वो है, 1-2 महीने बाद ईएमआई दे देगा। इसके लिए गुंडे छोड़ने की क्या जरूरत है? ये सुप्रीम कोर्ट ने, ये अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले की घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बैंकिंग सिस्टम इस देश का इतना घटिया है कि जो अवसर की असमानता खत्म होनी चाहिए थी पूरी तरीके से, वो नहीं हो पाई है। तो नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान हैं, सरकारों ने उनको लागू करने के लिए कदम भी उठाए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सरकारों ने कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन उनका लाभ जमीनी धरातल पर बहुत प्रभावशाली तरीके से नहीं पड़ा है। कमियां आज भी हैं, समस्याएं आज भी हैं, चुनौतियां आज भी हैं, जटिलताएं आज भी हैं।
लेकिन सरकारें धीरे 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 कदम उठा भी रही हैं। देश भी बड़ा है, लोग भी जागरूक कम हैं, बहुत सारी चीजें भी हैं। उसके अलावा कुछ अनुसरणीय तत्व, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 सबसे बड़ा आर्टिकल है। वो कहता है कुछ अनुसरणीय तत्व, राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व फॉलो करने वाले तत्व, राज्य कुछ तत्वों को फॉलो करे। क्या कहता है? 39A, 39B, 39C, 39D, 39EF, और भी हैं आगे इस पेज पे 4 लिख रहे हैं हम लोग, बाकी 39E, 39F, इतने प्रावधान हैं। जो F है वो बाद में जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A ये कहता है कि पुरुष और स्त्री को आजीविका के समान अवसर। इसका मतलब है कि नौकरी देने में, रोजगार देने में पुरुष और स्त्री के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध रहेंगे। पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध रहेंगे। नौकरी देने में पुरुष और स्त्री के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पहली बात, सरकार इसके लिए नीतियां बनाए तो सरकार काम कर रही है। दूसरी बात, पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य के लिए, अभी बी और सी छोड़ दिया है, अभी समझाते हैं। समान वेतन, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका मतलब यह है कि पहले हमारे समाज में, अभी कहीं कहीं ऐसा होता है, पुरुषों और स्त्रियों को वेतन देने में भेद किया जाता है। पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, स्त्रियों को कम दिया जाता है। जैसे फिल्मों में जो एक्टर होते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, जो एक्ट्रेस होती है उनको हमेशा कम पैसा मिलता है, हमेशा। अब वो कहते हैं कि भाई काम थोड़ा अलग है और हीरो से काम कम है इसलिए कम मिल रहा है, अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, हर जगह है, हर जगह। संविधान इसे समाप्त करता है। वो कहता है कि भाई समान कार्य के लिए अगर एक जैसा कार्य है तो एक जैसे कार्य के लिए पुरुष और स्त्री को अलग अलग पैसा नहीं दिया जाएगा, समान वेतन दिया जाएगा। अब ये पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है यहां कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये संविधान में वर्णित नहीं है। ध्यान रखना, ऑप्शन में प्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का संविधान में वर्णन नहीं है। किस चीज का वर्णन है? पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है। सबके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन संविधान में नहीं है, और यह फंडामेंटल राइट भी नहीं है। इसको आप इक्वालिटी का राइट भी नहीं मान सकते, इसको आप समानता का अधिकार भी नहीं मान सकते कि ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नहीं है, समान कार्य के लिए समान वेतन फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे मान लो सीमा की सुरक्षा करना है, अब सीमा की सुरक्षा करने के लिए अगर सैनिक तैनात है तो एक सैनिक यहाँ पंजाब में तैनात है, एक जम्मू कश्मीर में तैनात है, एक सियाचिन में तैनात है। अब जो सियाचिन में तैनात है, इस समय सियाचिन का टेम्परेचर -35 डिग्री होगा, -30 डिग्री, -35 डिग्री इस समय होगा। हमारे लिए अकल्पनीय है, कल्पना से परे है कि इस माइनस टेम्परेचर में भी कोई खड़ा रह सकता है। हमारे सैनिक हैं, तो काम सीमा की सुरक्षा है, लेकिन परिस्थितियां भिन्न भिन्न है, तो इसलिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न पैसा मिलेगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में वर्णित नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, यह एक संवैधानिक लक्ष्य है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। संविधान का एक लक्ष्य है कि जितना समान हो सके उतना हो। और किस आर्टिकल के अधीन? आर्टिकल 14, 16, 39C के अधीन। 14, 16 पढ़ चुके हैं, 14, 16 पढ़ चुके हैं, 39C अभी पढ़ने जा रहे हैं, अभी पढ़ेंगे। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अलग चीज है, ध्यान में रखना, गड्ढमड्ढ मत कर देना, नंबर गड्ढमड्ढ हो जाएगा। ए और डी हो गया। अब आते हैं बी और सी पर। याद करो, कल हम लोगों ने पढ़ा है ये बी और सी वही अनुच्छेद हैं जिनको फंडामेंटल राइट पर वरीयता दी गई है। लिखा है हम लोगों ने कल, ये वास्तव में समाजवादी लक्ष्य का मूल है। बी और सी कल लिखा है हम लोगों ने कि ये इन दो अनुच्छेदों को 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 31C कल लिखा था हम लोगों ने, और ये समाजवादी लक्ष्य को दर्शाते हैं। समाजवादी लक्ष्य हमने पढ़ा था वहां पर, जब समाजवाद पढ़ रहे थे उद्देशिका में, तो हमने आपको बताया था उद्देशिका में कि हमारा जो राज व्यवस्था का समाजवादी स्वरूप है उसका हम रोज उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि हमने निजीकरण को अपनी आर्थिक नीति का आधार बना लिया है। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो आज भी समाजवादी है। समाजवादी लक्ष्य होने का मतलब है कि आज भी गरीबों का उत्थान करना, कमजोर वर्गों का उत्थान करना, वंचितों का उत्थान करना हमारा पहला लक्ष्य है। यही समाजवादी लक्ष्य है। तो ये समाजवादी लक्ष्य की बात करता है। क्या कहता है? आर्टिकल 39B ये कहता है कि उत्पादन के संसाधनों का ऐसा वितरण हो जिससे सभी का सर्वोत्तम हित हो। आर्टिकल 39B इतना कहता है कि जो उत्पादन के संसाधन हैं हमारे यहाँ, उत्पादन के संसाधन क्या है हमारे यहाँ? जमीन, जंगल, खान, खनिज, उद्योग, कंपनियां, यही तो है उत्पादन के संसाधन, इन्हीं से तो प्रोडक्शन होता है। तो जमीन, जंगल, खान, खनिज,
ये जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं, ये सारे उत्पादन के संसाधनों का ऐसा बंटवारा हो, वितरण मतलब ऐसा बांटा जाए, ऐसा बंटवारा हो जिससे सभी का सर्वोत्तम हित सधे, सभी का हित हो, 140 करोड़ लोगों का हित हो, और कैसा? सबसे अच्छा हित हो, सर्वोत्तम हित हो। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जब संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जाए, अर्थात अर्थात संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। भूमि सुधार भी इसका हिस्सा है, जो हम लोगों ने पढ़ा कि संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा किया जाए। संसाधन सबके पास हो, लेकिन जो जितना संसाधन का उपयोग कर सकता हो, बर्बाद ना करे, वेस्ट ना करे, मिसयूज ना हो, बिना यूज के ना हो। जो संसाधनों का जितना यूज कर सकता है, उसके पास संसाधनों का उतना नियंत्रण करने का हक हो, उतना नियंत्रण करने का अधिकार हो। तो यह कहलाता है संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। यह समाजवादी लक्ष्य है। जैसे हमने कल आपको पढ़ाया कि भूमि सुधार किया गया हमारे यहाँ। भूमि सुधार क्यों किया गया? भूमि सुधार इसलिए किया गया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है, और खेती करने के लिए जमीन होनी चाहिए। आज़ादी से पहले सब जमींदारों के अधीन थी सारी जमीन। किसी के पास 500 एकड़ जमीन, 400 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन, और किसी के पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं, 1000 स्क्वायर फीट भी जमीन नहीं। इतना असमान वितरण। तो स्वतंत्रता के बाद ये तय किया गया कि भाई ये ठीक नहीं है, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। जो शोषणकारी व्यवस्थाएं थी, जैसे जमींदारी व्यवस्था और इस तरीके की व्यवस्थाएं खत्म होनी चाहिए। तो खत्म करके संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए। तो किया गया, सरकारों ने कानून बनाए इसके लिए, और कानून बना करके संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया। तो ये 39B। 39C ये कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करे, राज्य यह सुनिश्चित करे कि संसाधन अहितकारी हाथों में संकेंद्रित ना हो। यह देखना राज्य की जिम्मेदारी है। क्या राज्य की जिम्मेदारी है? राज्य यह सुनिश्चित करे कि जितने भी संसाधन हैं हमारे देश में, संसाधन क्या है? जमीन, जंगल, खान, खनिज, उद्योग, कंपनियां इत्यादि, यही है संसाधन, यही उत्पादन के संसाधन है। जितने संसाधन हमारे देश में हैं, वे संसाधन अहितकारी हाथों में इकट्ठे ना होने पाए, यानी ऐसे लोगों के पास इकट्ठे ना होने पाए जो केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, वो समाज और देश के हितैषी नहीं है। जैसे विजय माल्या, जैसे नीरव मोदी, जैसे मेहुल चौकसी, ना, ये सब नाम आप जानते हैं, सुना है आपने। तो ये लोग अहितकारी हाथ वाले लोग हैं, अहितकारी हाथ वाले लोग हैं। राष्ट्र के बारे में कभी नहीं सोचा इन लोगों ने, देश के बारे में कभी नहीं सोचा इन्होंने, समाज के बारे में कभी नहीं सोचा उन्होंने, केवल अपना पेट भरने के बारे में सोचा इन्होंने। तो राज्य की यह जिम्मेदारी है, राज्य का यह दायित्व है कि वह यह देखे, वह यह सुनिश्चित करे कि जो उत्पादन का वितरण जिस तरीके से किया जा रहा है, अगर कहीं उत्पादन संकेंद्रित हो रहा है, अगर कहीं संसाधन संकेंद्रित हो रहा है, अगर कहीं संसाधन, कोई संसाधनों का ज्यादा प्रयोग कर रहा है, तो वह व्यक्ति अलाभकारी या अहितकारी नहीं होना चाहिए समाज और राष्ट्र के लिए। अगर ऐसा है तो संसाधनों का संकेंद्रण रोके, उसके पास ज्यादा संसाधन होने से रोके, कानून बनाए, नीतियां बनाए, कुछ भी करे, उसके पास संसाधन होने से रोके। तो ये जिम्मेदारी राज्य की है। ये आर्टिकल 39B और C, ये दोनों सोशलिस्ट गोल माने जाते हैं, समाजवादी लक्ष्य माने जाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि समाज में वंचितों के लिए, गरीबों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, उनके लिए संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ये दोनों अनुच्छेद कारगर साधन हैं। और यही कारण है कि इन दोनों अनुच्छेदों को लागू करने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाएगा तो उसको अनुच्छेद 14 और 19 के मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। यह प्रावधान संविधान में शामिल कर दिया गया, इसीलिए किया गया। इन अनुच्छेदों को इसीलिए मूलाधिकारों पर वरीयता दी गई, जिससे कि यदि राज्य संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए कोई कदम उठाए तो उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के मूलाधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जा सके। तो समाजवादी लक्ष्य हमारा पहले भी था, समाजवादी लक्ष्य हमारा आज भी है, और समाजवादी लक्ष्य हमारा भविष्य में भी रहेगा। समाजवादी लक्ष्य का अर्थ क्या है हमने आपको बताया। समाजवादी लक्ष्य का अर्थ है गरीबों, कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इसी को सार रूप में हम समाजवादी लक्ष्य कहते हैं, यानी सबको एक बराबर लेकर आना, सबको एक बराबर लेकर आने का प्रयास करना, यही समाजवादी लक्ष्य है। डी हो गया। ई की बात करते हैं, ये 39 ही चल रहा है अभी। 39E क्या कहता है? 39E कहता है कि जितने भी मजदूर हैं, कामगार हैं, कामगार, वर्कर, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, कोई भी हो, मजदूर हैं, वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको कामगार कहते हैं। तो जो कामगार हैं, इनके शक्ति के दुरुपयोग को रोकना राज्य की जिम्मेदारी है। बच्चों की सुकुमार कोमल अवस्था का संरक्षण करना, यह देखना कि आर्थिक विवशता वश इन्हें ऐसा कार्य न करना पड़े जो इनकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो, विपरीत हो।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यह अनुच्छेद कहता है कि जितने कामगार हैं, मजदूर वर्ग हैं, काफी उपेक्षित हैं मजदूर वर्ग रहे हैं पहले से, तो जितने मजदूर वर्ग हैं, जितने कामगार वर्ग हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उनके शक्ति का दुरुपयोग मत करो। शक्ति के दुरुपयोग मत करो, इसका मतलब है कि आवश्यकता से अधिक बोझ लाद देते हैं मजदूरों के ऊपर कि ले जाओ भाई, एक बोरी ले जा रहे हो, चलो आधा आधा सामान और ये भी ढोके ले जाओ एक बार में। तो शक्ति का दुरुपयोग नहीं, जिसकी जितनी शक्ति है उसे उसकी शक्ति के अनुसार ही काम लिया जाए, उसकी शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए। ये देखना राज्य की जिम्मेदारी है। बच्चों की सुकुमार अवस्था का संरक्षण, बच्चे सुकुमार होते हैं, कोमल होते हैं, ऐसा ना हो कि बच्चों को ऐसे काम पर लगा दिया जाए जो उनकी कोमल अवस्था के अगेंस्ट हो। बच्चों से आप भारी सामान ढुलवाएं, बच्चों से आप भारी भारी बोरियां, भारी भारी सामान की ढुलाई करवाएं, तो ये उनकी सुकुमार अवस्था के अगेंस्ट होगा। तो उनकी सुकुमार अवस्था को देखना, संरक्षण करना, और यह देखना, राज्य यह देखे, कौन देखेगा? राज्य यह देखे कि आर्थिक विवशतावश, आर्थिक मजबूरी के कारण ऐसा कार्य इन सबको न करना पड़े, पुरुष को, स्त्री को, बच्चों को, आर्थिक विवशतावश ऐसा कार्य न करना पड़े जो इनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। यानी कोई भी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, आर्थिक मजबूरी के कारण कि पैसे नहीं है उनके पास खाने के लिए, यही तो आर्थिक मजबूरी है। आर्थिक मजबूरी के कारण उन्हें ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर ना होना पड़े जिसकी इजाजत उनकी शक्ति और उनकी आयु उन्हें न देता हो। जैसे कोई गर्भवती महिला हो और उससे कोई मजदूरी का भारी भरकम काम कराया जाए, जहां महिलाएं मजदूर के रूप में काम करती हैं, तो यह ठीक नहीं होगा। या कोई वृद्ध व्यक्ति है और उस वृद्ध व्यक्ति से ठेले की ढुलाई की जा रही है, रिक्शे की ढुलाई की जा रही है, भारी सामान की ढुलाई की जा रही है, तो वृद्ध व्यक्ति बोरियां ढो रहा है या वृद्ध व्यक्ति भारी सामान की ढुलाई कर रहा है, यह उसकी शक्ति के विपरीत है, यह उसकी शक्ति के अनुकूल नहीं है। तो बहुत अच्छी बात कही है हमारे संविधान में कि यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि आर्थिक मजबूरी के कारण कोई ऐसा कार्य न करना पड़े जो उनकी शक्ति और आयु के विपरीत न हो। और यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट होते हैं, पुलिस होती है, मजिस्ट्रेट, पुलिस, इन सबको ये पावर दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति इनसे ऐसा काम करवाता है तो उसे रोकें, उसे रोका जाए, उन्हें उनके ऊपर जुर्माने लगाए जाएं। तो ये अधिकार हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट आदि को दिए गए हैं। लेबर के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए हर जिले में लेबर कमिश्नर होता है, लेबर अधिकारी अलग होते हैं। हालांकि लेबर के हित के बजाय वो मालिकों के हित के बारे में ज़्यादा सोचता है, क्योंकि मालिक पैसा देता है, लेबर तो पैसा नहीं देता, रिश्वतखोरी बहुत है, लेकिन व्यवस्था है हमारे यहाँ। 39F स्मॉल f ये बाद में जोड़ा गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। क्या प्रावधान है? ये बच्चों के बारे में है कि बालकों के सर्वांगीण विकास के अवसर, बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इसलिए उनको सर्वांगीण विकास के अवसर मिले। बालकों एवं युवाओं की शोषण तथा आर्थिक व नैतिक परित्याग से रक्षा, यह आर्टिकल 39F है कि बच्चों को विकास के अवसर दिए जाएं, सर्वांगीण विकास के अवसर दिए जाएं। बच्चों के विकास के लिए, हर एज के बच्चों के लिए विकास के लिए अलग अलग अवसर होने चाहिए। बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका संसार अच्छे अच्छे खिलौनों से भरा होता है, बच्चों के लिए विकास के लिए अच्छा पोषण चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, आदि सारी चीज़ें। तो सरकार ने इसके लिए योजना बनाई है, सरकार ने इसके लिए कार्यक्रम चलाए हैं, आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया गया है, जहाँ बच्चों के लिए न्यूट्रिशन आता है, पोषण युक्त आहार आता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने आते हैं, बड़े खेल जाते हैं उन खिलौने से, लेकिन आते हैं। नीति है, सरकार ने व्यवस्था बनाई है लागू करने के लिए, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। बालकों और युवाओं की शोषण तथा आर्थिक नैतिक परित्याग से रक्षा, जितने बच्चे हैं और युवा हैं उनको शोषण से बचाया जाए, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरीके का हो, शोषण से उनकी रक्षा की जाए, शोषण से उनको बचाया जाए, और किसी भी तरीके के नैतिक परित्याग, यानी वो अनैतिकता की ओर न जा सकें, नैतिकता का परित्याग न कर सकें, नैतिकता का दामन न छोड़ सकें, इससे उनको बचाया जाए, क्योंकि नैतिकता का दामन छोड़ेंगे तो अनैतिक हो जाएंगे। तो नैतिकता का दामन न छोड़ सकें, युवा आजकल ड्रग की चपेट में आ जाते हैं, तमाम बुराइयों में घिर जाते हैं, नशे की बुराइयों में घिर जाते हैं, तो ऐसी दशा में ये उनका नैतिक परित्याग है, तो इससे रक्षा करनी होगी। आजकल खूब ड्रग पकड़ी जा रही हैं, जगह जगह आजकल सुरक्षा एजेंसियां बड़ी चाक चौबंद हैं, कहीं 5,000 करोड़ की ड्रग पकड़ ली जाती है, कहीं 3,500 करोड़ की पकड़ ली जाती है, कहीं 2,500 करोड़ की पकड़ ली जाती है, यानी ड्रग का कितना बड़ा कारोबार है। अगर ये न पकड़ी जाए, सुरक्षा एजेंसियां इन पर दबिश डाल के न पकड़ें, तो आप सोचो ये कहीं ना कहीं बढ़ तो रही है, खपत तो हो ही रही है ना इतनी, तभी तो आ रहा है विदेशों से अवैध रूप से, काली कमाई की तरीके से तस्करी, तभी तो हो रही है। तो नैतिक परित्याग से रक्षा हो, आर्थिक परित्याग से रक्षा हो, कि बच्चों और युवाओं को आर्थिक कमी के कारण ऐसा कार्य न करना पड़े, या वो ऐसी दिशा में न जाएं जो उनके विकास के विरुद्ध हो, उनके हित के विरुद्ध हो। यह सब कुछ सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 39F, ये केवल आर्टिकल 39 है, इतना। अभी एक और है आर्टिकल 39, ये तो 39 ABCDEF था, अब आर्टिकल 39 कैपिटल ए है। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है। क्या कहता है आर्टिकल 39 कैपिटल ए? ये कहता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता
उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। यह राज्य की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि सबको समान रूप से न्याय मिले, कोई न्याय से वंचित ना हो जाए। तो अभी तक हम लोग मानते थे कि न्याय अंधा है, क्योंकि न्याय की देवी के हाथों आंखों में काली पट्टी बंधी रहती थी, तो हमने हटा दिया। हमने कहा नहीं, अंधा नहीं है न्याय। न्याय, न्याय की देवी देखती है, न्याय अंधा नहीं होता, दिखता है, प्रतीक है, सिंबल है केवल। अभी तक न्याय की देवी के हाथों में तलवार होती थी, यानी न्याय का उद्देश्य पनिशमेंट देना होता था। हमने तलवार हटा दिया। हमने कहा नहीं, संविधान, न्याय की देवी के हाथों में संविधान। संविधान का मतलब अब न्याय की देवी का उद्देश्य है न्याय करना, दंड देना नहीं है। न्याय का उद्देश्य दंड देना नहीं है, न्याय का उद्देश्य न्याय करना है। तो सिंबॉलिक है, प्रतीक है, लेकिन इस सिंबल को अभी जो हमारे वर्तमान सीजीआई हैं, वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने चेंज कर दिया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत शानदार कदम उठाया उन्होंने, बहुत बढ़िया कदम उठाया। तो समान रूप से न्याय मिले और निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। निःशुल्क कानूनी सहायता का मतलब जो समाज के गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकते, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने संसाधन नहीं हैं कि वो अपना मुकदमा खुद लड़ सकें, तो ऐसे लोगों का मुकदमा लड़ने की जिम्मेदारी किसी होगी? ऐसे लोगों के मुकदमा लड़ने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। राज्य उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता दे, जिससे उनका भी मुकदमा लड़ा जाए, उन्हें भी न्याय उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए हमने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? याद करो। हमने आपको पढ़ाया है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। जब हमने जुडिशरी पढ़ाई है तो जुडिशरी में हमने आपको विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लिखाया है, और हमने लिखाया है कि इस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, और तहसीलों में तालुका या तहसील लीगल सर्विस कमेटी बनाई गई है। किसी भी स्तर पर, ये हर लेवल पर काम कर रहे हैं, किसी भी स्तर पर व्यक्ति जा करके इनसे निःशुल्क कानूनी सहायता या निःशुल्क कानूनी परामर्श की मांग कर सकता है। 1987 का यह कानून 1995 से लागू हुआ, और तब से हमारे देश में यह व्यवस्था लागू है। हमने आपको यह भी बताया था कि नालसा की वेबसाइट है एक अलग, आप उस वेबसाइट पर जाना और उस वेबसाइट को जरूर देखना। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्यों के लिए जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कमजोर वर्गों का क्राइटेरिया अलग अलग बनाया है, क्योंकि हर राज्य का पर कैपिटा इनकम अलग अलग है। तो हर राज्य ने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तय कर रखा है कि किस राज्य में कमजोर किसे माना जाएगा और किसे कानूनी सहायता दी जाएगी। तो हर स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज ये क्राइटेरिया भिन्न भिन्न है, उसे जरूर देखना। जागरूकता के नजरिए से भी पता होना चाहिए कि आप जिस स्टेट में हैं, उस स्टेट में अगर कोई गरीब आदमी है और उसका कोई मुकदमा है, वो नहीं लड़ सकता, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या क्राइटेरिया है जिससे वो अपना मुकदमा वहां जाकर के लड़ सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। ये हो गया आर्टिकल 39। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत का संगठन, यानी पंचायती राज की स्थापना। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायत का संगठन, यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए हमारे देश में। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसके विरोधी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने पंचायती राज को शामिल करने का विरोध किया था संविधान में? तो पंचायती राज को संविधान में शामिल करने का विरोध किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। पंचायती राज को शामिल करने का विरोध किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों विरोध किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि उनका मानना था कि मान लो अगर पंचायती राज व्यवस्था हम लागू कर देते हैं तो समाज में अभी भी जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा है, जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं, और इन जातिगत भेदभावों के कारण निचले स्तर पर जब पंचायतों के माध्यम से किसी को पावर दी जाएगी, किसी को शक्ति दी जाएगी, तो यह शक्ति फिर कुछ लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाएगी और फिर यह शोषण का साधन बन जाएगी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि इस देश से जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो। उन्होंने अपनी बुक लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का उन्मूलन। तो वो चाहते थे कि पहले इस देश से जाति व्यवस्था का उन्मूलन हो, और जब जाति व्यवस्था का समापन हो तब हम लोग पंचायती राज को लागू करें। उनकी सोच ये थी, यानी वो पंचायतों के कॉन्सेप्ट के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन संविधान लागू होते समय पंचायतें लागू की जाए, पंचायतों की स्थापना की जाए, वो इसके विरोधी अवश्य थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो भारत में जातिगत व्यवस्था प्रचलित है, वो जातिगत व्यवस्था कमजोरों को और कमजोर बना देगी और उनके लिए और समस्याएं क्रिएट कर देगी। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया तो प्रस्ताव पेश किया गया के संथानम द्वारा। कस्तूरी संथानम संविधान सभा के सदस्य थे। आगे चलकर के संथानम कमेटी भी बनाई गई, जो भ्रष्टाचार निवारण की देश की पहली बड़ी कमेटी मानी जाती है। इसी की सिफारिश के आधार पर सीबीआई, सीवीसी, इन सब का आधुनिक तरीके से गठन किया गया। तो के संथानम कमेटी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कस्तूरी संथानम कमेटी। तो कस्तूरी संथानम संविधान सभा के सदस्य थे, और संविधान सभा के सदस्य होने के नाते उन्होंने संविधान में प्रस्ताव पेश किया डॉक्टर अंबेडकर के सामने कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो गांधी बाबा का दर्शन है। जो पंचायतें हैं वो गांधीवादी दर्शन है, गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, यानी गांधी जी के विचार पर आधारित है, और गांधी जी हमारे बीच नहीं है। इसलिए गांधीवादी दर्शन होने के नाते, और गांधी जी हमारे बीच नहीं है, इसलिए इसे संविधान में शामिल कर लेना चाहिए। तब डॉक्टर अंबेडकर इस बात पर सहमत हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ग्राम पंचायतों को संविधान में शामिल कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने ग्राम पंचायतों को डीपीएसपी में शामिल कर दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर दिया कि राज्य के लिए यह बाध्यकारी नहीं होगा, राज्य के लिए यह बाध्यकारी नहीं होगा। क्योंकि गांधी जी ने जिस तरीके से उन्होंने लिखा था, गांधी जी ने बुक लिखी मेरे सपनों का भारत, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गांधी जी की किताबें हैं।
और गांधी जी ने उन्होंने जिस प्रकार के भारत की कल्पना की, उन्होंने कहा हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां राम राज्य हो, राम राज्य हो। गांधी जी ने लिखा है कि राम राम की उन्होंने राजा के रूप में कल्पना की है। उन्होंने कहा कि राम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कुत्ते के साथ भी न्याय किया। जब एक कुत्ता उनके दरबार में न्याय मांगने की नीयत से आया कि एक ब्राह्मण उसे बहुत मारता है, बहुत तंग करता है, बार बार डंडे मारता है, तो जब एक कुत्ता भगवान राम के दरबार में न्याय मांगने आया तो उन्होंने कुत्ते को भी न्याय दिया। भगवान राम का न्याय इस प्रकार का न्याय था। भगवान राम इस प्रकार के दयालु थे कि वे केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि जीव जंतुओं पर भी दया करते थे, जीव जंतुओं को भी समान दृष्टि से देखते थे, सम दृष्टि से देखते थे, और केवल मनुष्य के न्याय पर ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के न्याय पर भी बल देते थे। लिखा है गांधी जी ने। इसलिए गांधी जी ने लिखा कि हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं, हम एक ऐसे भारत की स्थापना करना चाहते हैं जहां राम राज्य हो, राम राज्य हो, यानी ऐसा राज्य हो जैसे भगवान राम ने उस समय त्रेता युग में, भगवान राम ने त्रेता युग में जिस तरीके से अयोध्या नगरी में शासन चलाया, समदृष्टि से देखते थे, मनुष्यों जीव जंतुओं सबको समदृष्टि से देखते थे। भातृत्व प्रेम, भगवान राम ने जिस तरीके से भाई प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत किया है चार भाइयों ने, वो विश्व के किसी दूसरे शास्त्र में और किसी दूसरे संस्कृति में ऐसा उदाहरण मिलता ही नहीं है। भगवान राम ने जिस तरीके से भातृ प्रेम, भाईचारे का उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो भारतीय संस्कृति के अलावा किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलता, किसी दूसरे दर्शन में नहीं मिलता, किसी दूसरे शास्त्र में नहीं मिलता। आदि 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 कितना वर्णन करें, समय कम पड़ जाएगा और गुणगान होते चले जाएंगे। राम राज्य ऐसा, ऐसे गुणों की खान था। गांधी जी ने लिखा है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि जो हमारे सपनों का भारत होगा, मेरे सपनों का भारत होगा, वो राम राज्य होगा। कैसे आएगा? गांधी जी ने यह भी बताया कि राम राज्य आएगा कैसे। गांधी जी ने कहा इसके लिए ग्राम स्वराज, सुराज, स्वराज, सुराज, अच्छा राज कैसे होगा? स्वराज, अपने राज्य से होगा। अपना राज कैसे आएगा? ग्राम स्वराज से आएगा। सुराज यानी अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस। और ये गुड गवर्नेंस कैसे आएगा? स्वराज से आएगा। जब हम सब मिलकर के शासन चलाएंगे तब आएगा। और हम सब मिलकर शासन कैसे चलाएंगे? जब ग्राम स्वराज होगा तब। जब गांव में हम सब मिलकर के शासन बनाएंगे और चलाएंगे, जब गांव में हम सब मिलकर के शासन बनाएंगे, सरकार बनाएंगे और चलाएंगे, गांव में अच्छा शासन आएगा, तब ये बॉटम अप अप्रोच की बात की गांधी जी ने, टॉप डाउन की नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, बॉटम अप अप्रोच की बात की कि गांव में जब सुराज आएगा तो पूरे देश में सुराज आएगा। जब गांव में गुड गवर्नेंस होगा तो पूरे देश में गुड गवर्नेंस होगा। ऐसा था रामराज्य गांधी जी का, ऐसा था रामराज्य गांधी जी का। तो जब संविधान सभा में डिस्कशन चल रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने विरोध कर दिया, बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं शामिल करना ग्राम पंचायतों को। तो कस्तूरी संथानम ने कहा कि नहीं भाई, जो ग्राम पंचायतों का संगठन बने हमारे देश में, ग्राम पंचायतें मजबूत हो, ये गांधी जी का दर्शन है, गांधी जी की फिलॉसफी है। और गांधी जी जिस भारत को लेकर के चल रहे थे, मेरे सपनों का भारत, वो ग्राम स्वराज पर आधारित है, राम राज्य पर आधारित है, इसलिए संविधान में इसे शामिल करना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर तैयार हो गए, बोले हाँ ये बात ठीक है, चलो इस आधार पर शामिल कर लेते हैं। तो उन्होंने शामिल कर लिया, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, आर्टिकल 40 में शामिल किया गया। तो इन फैक्ट पर क्वेश्चन आते हैं जितने मैंने लिखे। ये भी पूछा गया है कि गांधीवादी दर्शन कौन सा है, तो आर्टिकल 40, और भी है दो एक, वो आगे चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 40 आंसर रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसने प्रस्ताव शामिल किया था, ये भी पूछा गया है, किसने विरोध किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 40 के ये सारे डायमेंशन जो हम लोगों ने कवर किए। तो ये आर्टिकल 40 है। तो अब चूंकि समय खत्म हो रहा है, 12:30 होने जा रहे हैं, तो आज की क्लास को फिर यहीं रोकेंगे। और आर्टिकल 40 के बाद यानी 40 एंड ऑनवर्ड्स 41, 42, 43, 43A, 43B, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, बस इतने और बचे हैं। तो याद कर लेना इतनी सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। 10-12 मिनट बचे हैं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं आपके। चैट ऑन, चैट तो ऑन है ही है, क्वेश्चन पूछो, जो डाउट हो पूछो।